बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ईद का सिलसिला चल रहा है। आप सभी को ईद उल फित्र बहुत मुबारक हो। और ईद का तो पूरा महीना होता है। आप सभी लोगों ने देखा है कि मैं तो सारा महीना ईद की मुबारकबाद ही देती रहती हूँ और ईद के मुताबिक खाने भी पकाती रहती हूँ। तो खैर आज आप सीख रहे हैं सीख कबाब। इसके साथ बनेंगे जो उसके साथ पराठे सर्व होते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे लड्डू की खीर। लड्डू की खीर मैंने पहले सिखाई है आपको, बहुत ही लाजवाब बनती है और इस खाने के साथ बहुत ही सूटेबल है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, पहले यहाँ खीर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ दूध रखा हुआ है मैंने, ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है और इसमें ये चावल जाएंगे। आपको बहुत सारे लग रहे होंगे लेकिन ये 1 लीटर दूध अगर है तो 1/4 प्याली आपको चावल चाहिए। उन्हें आप साफ़ कर लीजिए, भिगो दीजिए और उन्हें उबाल दीजिए। ये उबलने के बाद इतने सारे लग रहे हैं कि ये इतने सारे हैं, पर ये हैं वही 1/4 प्याली ही। ये सारे मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, चावल जब खीर के लिए आप पकाएंगे तो उससे पहले आपने धो के उसे भिगोना ज़रूर है, क्योंकि भिगोने से चावल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बेशक हमें उनको बिल्कुल ही ऐसा पकाना है नरम बिल्कुल, लेकिन वो अच्छे बहुत हो जाते हैं। पूरा फ्लेवर निकल आता है चावलों का और आपको खीर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे मैं इसमें डाल रही हूँ। उफ, प्याला बड़ा गर्म हो रहा है, अभी अभी पक के आए हैं। चावलों की कोई गुठली ना रहे इसीलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ। तो आप भी घर में इस तरह से विस्क इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि चावल जो आपने पकाए हैं तो उनमें गुठली हो और फिर जब आप खीर में डालें तो वो वैसे ही गुठली बनी रहे, तो फिर वो गुठली ही रह जाएगी, जुड़ जाएंगे चावल बिल्कुल से। अच्छा जी, सीख कबाब बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो इसे फॉलो करें, आसानी से बन जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि मैरिनेटेड खाने अगर बनाते हैं तो उसमें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह कबाबों के साथ है कि कबाब बना के रख लेने से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और कबाबों के लिए भी बिल्कुल यही होता है कि सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं, उसको पीस लिया और उसके बाद आपने कबाब बना लिए। तो हम जो आमतौर पे अपने खाने पकाते हैं जो कि मसालों के साथ होते हैं, पहले उसके प्याज को फ्राई करना और उसके बाद उसकी भुनाई करना, तो ऑब्वियसली वो भी एक मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो ये जो मेथड है, जितने भी मैरिनेटेड जो मैं आपको डिशेस सिखाती हूँ तो वो आसान है। अच्छा, क्या करेंगे, 1 किलो आपने कीमा ले लिया, बीफ का ले लें, मटन का ले लें, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज आप चॉप कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें जानी हैं फूड प्रोसेसर में। और फूड प्रोसेसर में डालने के लिए आपको चॉप करना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि साबुत चीज़ें नहीं डाल सकते। अच्छा, चाहें तो पहले प्याज को, और उसके साथ हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, आधी गड्डी हरे धनिए की है और 5, 6, 7 तक आप हरी मिर्चें, डिपेंड्स कि कैसी हरी मिर्चें हैं। अगर पतली वाली हैं तो 6-8 हरी मिर्चें काफ़ी हैं, और अगर मोटी वाली हरी मिर्चें आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 8-10 आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी, क्योंकि उसकी तेज़ी में और पतली वाली मिर्चों की तेज़ी में फ़र्क होता है। तो ये डालेंगे। इसके अलावा मैंने पपीता डाला है, कच्चा पक्का पपीता ले लें या ऐसा कच्चा पपीता ले लें। तो इसका एक छोटा टुकड़ा मैंने डाल दिया, जो पीसने के बाद तकरीबन 1/4 प्याली हो गया। पानी डाल के पीसा था तो 1/4 प्याली हो गया ये है, और आधी गड्डी हरे धनिए की है। ये सारी चीज़ें पहले पीस लीजिए और पीसने के बाद कीमे में मिक्स करें और उसके बाद तमाम अज्जा इसमें शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, तकरीबन 1 से सवा खाने का चमचा डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा इसमें जाएगा हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चमचा। इसके अलावा ये 2 चीज़ें हैं, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, कबाब चीनी है और पीपले, जो कि सीख कबाब में डाले जाते हैं। ये तो है पीपले और ये है कबाब चीनी। काली मिर्च की तरह होते हैं कबाब चीनी, लेकिन काली मिर्च नहीं होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। तो ये 2 चीज़ें हैं, कबाब चीनी और पीपले। तो ये इसका कबाब चीनी आप आधा चाय का चमचा डालिएगा और पीपले जो है 1 चाय का चमचा पिसा हुआ
दोनों को अलग-अलग पीसेंगे और आधा चाय का चमचा डालेंगे आप कबाब चीनी का और 1 चाय का चमचा डालेंगे आप पीपले का पिसा हुआ। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा पिसा हुआ लहसुन है, वो जाएगा इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा। इसके अलावा नमक डाल देंगे। बस ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और उसके बाद जो प्याज और हरा मसाला आपने पीसा है वो कीमे में मिक्स किया हुआ है, ये सारे मसाले डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसको फूड प्रोसेसर में पीसेंगे। ठीक है जी, जब पीस लेंगे तो उसके कबाब बना लेंगे फिर इस तरह से। देखें, ये मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं। आप छोटे छोटे से इसके गोले बना लें और इसके कबाब बना लीजिए। बहुत बड़े हमको नहीं चाहिए। अच्छा, यही सीख कबाब आप अंगीठी पे, कोयले की अंगीठी पे भी सेक सकते हैं। और जैसे मैं अभी कढ़ाई में पका रही हूँ तो आप भी कढ़ाई में पका लीजिएगा, फ्राइंग पैन में पका लीजिए, देगची में पका लीजिए, जैसे भी। और फिर हम इसको धुआं लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इनको अब पकाने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तकरीबन 1/4 प्याली बहुत काफ़ी है इसके लिए। आपने देखा है ना कि मैं जब कबाब बनाती हूँ तो उसमें ऑयल मैं किस कदर कम डालती हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तेल उसमें डालें। तेल या घी जिसमें भी पका रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, कि इतना नहीं डालते कि उसको वो आधा कबाब जो है ऑयल या घी में डूब जाए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। इसको ज़रा अच्छा गरम कर लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतने से ऑयल में कबाब बिल्कुल बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं। कबाब डालते ही कभी भी ना हिलाइएगा, उनको पकने दें अपने तौर पे। कबाब खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं बनाऊंगी चटनी, जो हमारी रेगुलर हरी चटनी है, वो मैं इसके साथ इन कबाबों के साथ सर्व कर दूँगी। तो वो चटनी भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इस चटनी को जो आपने बनाना है तो क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करनी हैं। इसको अभी ढक देंगे, 2 मिनट के लिए ढकेंगे। और इसके अलावा हम पराठे बनाएंगे। तो पराठों का तो आटा बिल्कुल वही है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पूरी पराठे का आटा बिल्कुल वही है। 1 किलो आटा, रेसिपी लिख लीजिए आप। और 1 खाने का चमचा उसमें है नमक, 1 ही खाने का चमचा डालेंगे चीनी और 1/4 प्याली घी डालेंगे। सारी चीज़ें मिक्स कर दें और उसके बाद पानी डाल के, जैसे मैंने सिखाया, स्पून के साथ मिक्स करें और उसको गूंद लीजिए। जैसे हम आम रोटी का आटा गूंदते हैं, बस रोटी के आटे की तरह से ही गूंधेगा, ना बहुत नरम ना बहुत सख्त। और गूंद के 1-1.5 घंटे के लिए आटे को ज़रूर रखें। अगर आटे को नहीं रखेंगे तो आपकी जो पूरी पराठा है वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जैसे कि उसको होना चाहिए। खीर को तो भाई टाइम लगेगा अभी। अच्छा, इसमें जो मैं लड्डू इस्तेमाल कर रही हूँ वो लड्डू हैं बेसन के। एक तो होते हैं मोतीचूर के और एक होते हैं बेसन के। तो मैं इसमें बेसन के लड्डुओं को इस्तेमाल करूँगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको बेसन का लड्डू पसंद है तो डाल दीजिए। और वैसे मोतीचूर का लड्डू भी बेसन का ही होता है, बस बनाने का तरीका दोनों का अलग होता है। लड्डू देखे आपने, जंबो साइज के लड्डू इतने बड़े बड़े लड्डू हैं भाई। इसको बनाने के लिए तो हाथ भी स्पेशल चाहिए बड़ा। चलो भाई, इसको तो टाइम लगेगा। अभी चीज़ें मैं आपको दिखवा देती हूँ। अब मैं चटनी की चीज़ें लिखवा रही हूँ आपको। चटनी अभी बना नहीं रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें लिखवा दूँ आपको। अच्छा, 1 गड्डी हमने हरा धनिया लिया है, आधी गड्डी पुदीने के पत्ते हैं, इसके अलावा 2-3 हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा ये है ज़ीरा है, इसमें लहसुन के 2 जवे हैं और कुटी हुई लाल मिर्च है। तकरीबन 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा ज़ीरा है, 2 जवे लहसुन के हैं
और नमक जाएगा इसमें। तो नमक मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो इसमें इसकी चटनी पीसेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगी इमली, और इमली थोड़ी सी ले लीजिए आप, तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर इमली ले लीजिए, उसका पानी निकाल दीजिए, उसको भिगो दें और भिगोने के बाद अच्छी तरह से मसल के उसका पानी निकाल दीजिए। अच्छा, इमली को देर तक भिगोना चाहिए, तभी जाके उसका एक्सट्रैक्ट अच्छा सा निकलता है, अदरवाइज़ वो नहीं निकलेगा। अभी भिगोइए आपने, अभी के अभी मसल के ज़बरदस्ती आप उसको मसलते हैं तो क्या होता है कि वो बात नहीं पैदा होती। उसको भिगोना ज़रूरी है, और अगर हो सके तो गर्म पानी में भिगोइए, तो उससे इमली बहुत ही अच्छी नरम हो जाती है। और उसके बाद फिर आप उसको अच्छी तरह मसल के उसका गूदा निकाल दीजिए, बीज फेंक दीजिए, और उसके बाद आप जो भी काम करना चाहें इमली से वो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, यहाँ मेरे पास रखी हुई है, तो हम इससे चटनी बनाएंगे। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, खाना ही पकाएंगे भाई आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खीर तो मैंने चला दी है, ये नीचे लगी नहीं। अच्छा, घरों में हर एक के घर में मुख्तलिफ बर्तन होते हैं, तो खीर कोई बनाएगा एल्यूमिनियम के देगचे में बना लेगा, कोई नॉन स्टिक में बना लेगा, कोई जो वो इसका प्रेशर कुकर का मटेरियल होता है उसमें बना लेंगे। तो ख्याल रखिएगा, हर बर्तन में उसका इफ़ेक्ट अलग होगा। खीर नीचे लग सकती है, ठीक है ना, तो आपको खीर के पास बहुत अटेंटिव रहना है। अगर आपने छोड़ दी तो ये लग जाएगी। चलो भाई, कबाब देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये कबाब का अपना ही पानी है, मैंने ढक दिए थे कबाब। बस इसमें ही पक जाएंगे और मैं इसको धुआं लगा दूंगी। कोयला मैंने जलाया हुआ है। कीमा भाई देखभाल के लिए, और उससे कहें कि भाई ख़ास तौर से सीख कबाब का कीमा दे, वो आपको खुद ही दे देगा। पोर्शन आप खुद ना बताएं, वो आपको खुद ही दे देगा, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा टफ कीमा मिलता है कि आप कुछ ही कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो घर लाते कहते हैं हाय हमारे तो कबाब ऐसे बने ही नहीं हैं। वो इस वजह से नहीं बनते कि क्योंकि कीमा सही नहीं होता। चलो भाई, अच्छा जी, सवाल आया है कि इन कबाबों को फ्रीज़ कर सकते हैं 2 दिन के बाद अगर इस्तेमाल करना चाहें, 2 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको पका के रख सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे पानी है तो थोड़ा पानी रहने दें, और उस पानी के साथ ही इनको आप फ्रीज़ कर दीजिए। और जैसे हमारे जिसको आप लोग दूध की थैलियाँ कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, उसके अंदर डालें, लेकिन साथ में इसका लिक्विड भी डालें, और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दीजिए। और जब आपको इसको इस्तेमाल करना हो तो फिर पहले से निकाल लीजिए बाहर, और इनको डिफ्रॉस्ट होने दें। ऐसा ना हो कि उसमें बर्फ़ जमी हुई और आपने कहा है एकदम ज़रूरत पड़ गई, जल्दी से निकालो कबाब, और उसमें जो आपने लिक्विड डाला हुआ है, इसका ये सारा फ्लेवर है, ये लिक्विड डाला हुआ है, उससे कबाब जुड़े हुए होंगे, उनमें बर्फ़ होगी, और जब आप उनको खोलेंगे ये टूट जाएंगे सारे। तो आपने इनको पहले डिफ्रॉस्ट करना है, निकाल के रख दीजिए, बाहर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 घंटे पहले से निकाल के रख दीजिए बाहर, और उसके बाद आप इनको, जैसे मैं पका रही हूँ अभी, तो नए सिरे से आप इसको पका सकते हैं। लेकिन कबाबों को बहुत लंबे टाइम के लिए फ्रीज़ ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए आपने इसको फ्रीज़ किया तो ये कबाबों का टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, और ये कबाब मज़े के नहीं रहेंगे।
वैसे भी घरों में जो फ्रीजिंग की जाती है ना, वो नहीं होती जो हम बाज़ार की फ्रीज चीज़ें लेते हैं। उनके पास बाकायदा पूरा प्लांट लगा होता है और फ्रीजिंग का एक सिस्टम होता है, तो वो उस सिस्टम के साथ वो उसको फ्रीज़ करते हैं। घरों में चीज़ें फ्रीज़ क्यों नहीं होती हैं? वो इसीलिए नहीं होती कि आपके पास तो वो सिस्टम ही नहीं है। आपके पास तो एक आम सा फ्रीज़र है और बस आप थैली में डालेंगे, रबर बैंड लगाएंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। आपने तो वो सारा प्रोसेस किया ही नहीं। इसीलिए घरों में चीज़ें जो फ्रीज़र में रखी जाती हैं उनका टेस्ट ख़राब होता है, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम नहीं है। आप 2-3 दिन के लिए तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए नहीं। तो जो भी चीज़ फ्रीज़ करें उसके लिए ये ख्याल रखें कि जी इसको मैंने इतने लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ नहीं करना है। दूसरी बात ये कि लोग आटे को कह देते हैं, आटे की कोई चीज़ है उसको आप कहते हैं कि जी फ्रीज़ कर दें, इसको 3 महीने के लिए कर दें, बड़े आराम से चलेगा, 2 महीने के लिए कर दें। आटे से बनी हुई जो चीज़ भी होगी, चाहे वो गूंधा हुआ आटा हो, चाहे आपने किसी चीज़ को शेप दे के रखा हो, जैसे लोग करते हैं पिज़्ज़ा बना लेते हैं और पिज़्ज़ा बना के कहते हैं जिसको फ्रीज़र में रख दें। पहली बात तो ये है कि जब तक कि वो फ्रीज़ होगा उस वक्त तक पिज़्ज़ा जो है वो अपना काम कर चुका होगा, यानी वो पूरा फूल चुका होगा। अब उसका आ गया है बेकिंग टाइम, तो आपने रखा हुआ है उसको फ्रीज़र में, जबकि उसे बेक हो जाना चाहिए। तो आटे की जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपने उसको रखा उसमें इतना ख़मीर बन चुका होगा और जब आप उसे बेक करेंगे वो बहुत ही बुरा होगा। आटे से बनी हुई चीज़ें चाहे वो पक्की हों चाहे वो कच्ची हों, उन्हें आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रख सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये आटा गूंधा हुआ है, आप चाहें कि जी मैं ये पेड़े बना के ये रखा मेरे पास, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँ, तो क्या करेंगे? ये आप 1 दिन के लिए तो कर सकते हैं, 2 दिन मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पहली बात बर्फ़ बन जाएगा और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बाहर रखना पड़ेगा या आपको 1 दिन पहले से फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ आटा बाहर आपको काफ़ी देर रखना पड़ेगा, तब जाके डिफ्रॉस्ट होगा। नहीं तो आपको एटलीस्ट 8-10 घंटे पहले फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो ये डिफ्रॉस्ट होगा, अदरवाइज़ ये फ्रीज़ ही रहेगा। तो फ्रीज़र में रखा हुआ मैं इनको रख दूँगी, ये बेकार हो जाएंगे बिल्कुल ही, ये मेरे काम के थोड़ी रहेंगे। जैसा कि मुझे चाहिए ये उस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और मेरा काम नहीं हो पाएगा। फ्रीज़ करने का कोई फ़ायदा ही ना हुआ, ठीक है ना? तो कच्चे आटे या पक्के आटे, जैसे मैंने आप लोगों को फ्रोज़न पराठे सिखाए, जैसे मैंने आपको फ्रोज़न रोटियां सिखाई हैं, कभी भी नहीं बहुत रखा आपने तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रखेंगे, आटे में पानी आ जाएगा, आटा सड़ जाएगा और कोई उसकी लाइफ नहीं होगी। अगर कोई ये कहता है कि जी आप इसको 1 महीने के लिए रखें, आप इसको 2 महीने के लिए रखें, तो भाई वो उनके अपने तजर्बे हैं, करके देख लें आप लोग, आपको जो सही लगे तो आप वही करें। फिर जब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होंगी, आप फेंकेंगी, उसका टेस्ट वो नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो भाई, खीर को तो काफ़ी टाइम लग रहा है। अच्छा जी, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पराठे जैसे मैं अभी ये बनाऊंगी, तो बल वाले पराठे जो हैं उन्हें कितनी देर रखना चाहिए? जैसे तो सबसे पहली बात तो है कि जब आटा गूंथते हैं, आटे को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम चाहे उससे रोटी पका रहे हों, चाहे हम उससे पराठे पका रहे हों, तो उसको रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से फिर आपने पेड़े बना लिए, आटा गूंथ लिया, आपने उसको रेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद आपने पेड़े बनाए, फिर रेस्ट दे दिया, रेस्ट दे के कपड़ा ढकेंगे उसके ऊपर, और ताकि आपके पेड़े सूखे नहीं। पेड़े बन गए, अब आप पराठा बना रहे हैं, तो पराठे को जो आप शेप देंगे, तो शेप देके फिर आप उसको ढक के रखें। कम से कम भी 10 मिनट का आपने उसमें वक्त देना है उसको, और उसके बाद फिर आपने जो पराठे हैं आपके, फिर उनको बेलना है और पकाना है। ये 5-5, 10-10 मिनट का वक्फा जो है ना, ये आपकी चीज़ को बेहतरीन बना देता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है। अच्छी चीज़ बनाने का दिल है तो भाई ये करना पड़ेगा, और अगर नहीं, आपने वही तेज़ी दिखानी कि भाई जल्दी से मेरा ये काम हो जाए, जल्दी से ये हो जाए, तो भाई फिर तो नहीं हो पाएगा, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको धुआं लगा दूँ। कुकिंग ऑयल या घी आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसको 20-25 सेकंड से ज़्यादा ना स्मोक लगाएं, क्योंकि ओवर पावरिंग आ जाती है स्मोक की। तो फिर क्या होता है कि जो आपके कबाब हैं वो उस तरह से वो टेस्ट नहीं रहेगा
ओवर पावरिंग आएगी इसमें चारकोल की ओवर पावरिंग आएगी तो जो कबाबों का असल टेस्ट होता है ना, जो आपको गोश्त का टेस्ट आना चाहिए, मसालों का टेस्ट आना चाहिए, वो कम हो जाएगा और उसमें धुएं का टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो धुआं देते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बहुत देर का धुआं ना हो, वरना और उसके अलावा उसके डाइजेशन में भी मसला आता है। फिर बात यह है कि हम धुआं देते हैं, चीज़ों को शौक में देते हैं भाई, नो डाउट टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। जितने भी चीज़ें हम डायरेक्ट चारकोल पे पक्की हुई खाते हैं उसका नुकसान है। क्या नुकसान है ये तो मैंने पहले भी बताई हैं बातें आप लोगों को। ये होती कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस कोयला जो है जब जलता है तो कार्बन गैस बनाता है, और कार्बन गैस जाहिर है कि जब हमने इसको जलाया है तो इसमें से कार्बन गैस रिलीज़ हुई है और फिर हमने उससे धुआं लगाया है, तो हमारे खाने में जो फ्लेवर बना है वो उसी से बना है। तो आप अगर हर खाने को लगाएंगे या फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हार्ट को बहुत नुकसान देती है, क्योंकि कार्बन गैस कोई ऐसा कोई सेहत में अच्छी तो नहीं है ना। तो इस वजह से खाने बनाएं, कभी कभार लगाएं धुआं। अब जैसे ईद का ओकेजन है तो हम ऐसा खाना पका रहे हैं कि भाई उसमें कुछ कोयले का फ्लेवर उसमें आ जाए तो कर सकते हैं, लेकिन हर दिन जैसे होता है ना, हर दिन के खानों में नहीं चलता भाई। मैं खीर के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे तो पक्के वो चावल इसमें डाले, लेकिन अब इसमें गाढ़ापन आ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आ रहा है। ज़रा सा और गाढ़ा होगा तो मैं इसमें डालूंगी चीनी। मेरा ख्याल है मैं चीनी डालूंगी इसके अंदर। अच्छा, चीनी देख के डालेंगे, तकरीबन आधी प्याली से ज़रा सी कम। वो इस वजह से क्योंकि हम इसमें लड्डू भी शामिल करेंगे। लड्डू मीठे हैं ऑलरेडी। अब खीर जो है वो गाढ़ेपन की तरफ आनी शुरू हुई है। चीनी डालने के बाद खीर को थोड़ा सा पकाया करें, क्योंकि चीनी का कच्चापन उसमें होता है तो खीर में कभी भी मज़ा नहीं बनेगा। ये खीर हो जाए ज़रा, फिर मैं पराठे बनाऊंगी, आपको सिखाऊंगी पराठे कि मैं किस तरह से आज ये पराठे से आपको सिखा रही हूँ। अच्छा, चीनी डालने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई चीनी घुल गई, बस खीर तैयार हो गई। थोड़ा सा पकाना पड़ता है। अगर आप इसको पकाएंगे तो खीर आपकी ज़्यादा बेहतर बनेगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी, उसकी शक्ल ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन जल्दी में क्या होता है कि लोग कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। खीर में कभी भी कॉर्नफ्लावर नहीं डाला जाता। अगर खीर में कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो फिर तो वो तो कस्टर्ड हो जाएगा, वो खीर थोड़ी है। तो उसको गाढ़ा करने के लिए, जल्दी से गाढ़ा करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से शाही टुकड़ों में उसके दूध को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं या कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, तो उससे गाढ़ापन आएगा, वो बात पैदा नहीं होगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद बनाएंगे हम बहुत ही लजीज पराठे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पराठे बन रहे हैं। आप तवे पे पहली बार देख रहे होंगे पूरी पराठा बनते हुए। ये देखें जी, कितना बेहतरीन पराठा तैयार हुआ है। यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा आपको। देखें जी, आटा मैंने आपको बता ही दिया। आटा गूंद के रख दें, बेफिक्र हो जाए। 1-2 घंटे पहले भी आटा गूंद जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। आटा रखा रहेगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैंने तवे पे घी डाला है। पराठे को जब बनाएंगे तो उसे प्रिक करेंगे ऐसे।
क्योंकि हमें इसको फुलाना नहीं है। चलिए बिस्मिल्लाह। बेहतरीन पराठा तैयार होगा तवे पे। आमतौर पे आप देखते हैं ना, आप कढ़ाइयों में बना रहे होते हैं, आप और किस में बनाते हैं, इसी तरह से बना रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल बेहतरीन पूरी पराठा है आपका। और ज़्यादा देर नहीं लगेगी तवे पे फ्राई करने में, आपको बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये देखिए जी, दूसरी साइड भी दिखाती हूँ अभी मैं आपको। अच्छी तरह से उसमें से घी को जितना भी हो सके ड्रेन कर ले। देखिए, ठीक है, क्या कलर बन रहा है उसका। अच्छा, मैं एक काम और कर दूँ ज़रा। खीर हमारी मैंने बंद कर दिया, गाढ़ी हो गई थी, बहुत बेहतरीन लाजवाब गाढ़ी हुई है ये। जब ऐसी गाढ़ी होगी फिर आपने इसमें लड्डू डालने हैं। खीर उड़ के चली गई भाई। मुझसे पूछा गया है कि अगर घर में मेहमान आ जाते हैं एकदम से और मीठा या तो बहुत थोड़ा सा रखा हुआ है या कम पड़ गया या बनाना चाहते हैं मीठा नहीं है तो क्या करेंगे, तो सिवैयाँ बनाए ना। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं आप लोग के, मैं हाथ नहीं लगा रही लड्डू को, वो इस वजह से कि फिर मेरे हाथों पे लड्डू लग जाएगा तो मैं पेड़े नहीं बना पाऊँगी, मतलब अपने जो पराठे हैं वो नहीं बना पाऊँगी, तो इस वजह से। अच्छा जी, ये दो बड़े, दो नहीं डाल रही, 1.5 डाल रही हूँ मैं, बहुत बड़ा लड्डू है। लोगों के यहाँ बेटे पैदा होते हैं तो लोग लड्डू बांटते हैं। ये तो जिनके बेटे पैदा होंगे वो खुशी से लेके जाएंगे, भाई इतना बड़ा लड्डू। हाँ, हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ और अगर किसी के यहाँ इत्तेफाक से हो जाए 2 एक साथ तो भाई कुछ ना पूछो, वो तो कहेगा पूरी दुकान के बराबर का एक लड्डू बना दो मुझे। हाँ, लोग इतने खुश होते हैं बेटों के पैदा होने पे। तो लड्डू को मुझे नहीं समझ आता बेटे से क्यों रिलेट किया जाता है। हाँ, मैं अपने भाइयों से भी पूछती हूँ, ज़रा बताएं ये क्यों रिलेट किया जाता है। ख़ानदान में देखते होंगे ना कि भाई लड़का पैदा होता है तो लड्डू बंटते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मैं इसको ऑन कर रही हूँ, हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ। अब ये लड्डू के साथ पकेगी, मिठास बिल्कुल सही होगी क्योंकि जो मैंने चीनी डाली थी इसमें उसके हिसाब से। अच्छा जी, अब मैं देखो मेरे पेड़े जो है ना वो सूखने लग गए अब, क्योंकि खुले रखे हुए हैं तो वो सूख रहे हैं। अच्छा, इनको चिकना ज़रूर कीजिएगा भाई। मुझे घी चाहिए होगा, मैंने अपनी हांडी में रखा हुआ है घी, आप देखें। अच्छा, ऐसे पराठे फ्राइंग पैन में कभी ना बनाया करें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, आपका ये जो पराठा है कितना बेहतरीन है, ये देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको ये पराठा खा के। अच्छा, पराठे जब आप खाना सर्व करें पराठे जब भी बनेंगे। देख रहे हैं आप, हमारी दुकान कह रही थी मैं, हमारी कबाब की दुकान पे देखें जी पराठे कैसे बन रहे हैं और धुआं भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। क्यों जी, वैसे धुआं है या नहीं है ये बताएं। अच्छा, ये गोल बने ना बने बिल्कुल परवाह ना करें। बहुत ध्यान के साथ, जिस तरीके से इसमें घी डाला गया है इसमें ज़रा हाथ जलने का डर होता है। हाँ हाँ, लाजवाब, उसकी शक्ल, उसका टेक्सचर बेहतरीन तैयार हो रहा है। अच्छा, इसको मैंने प्रिक नहीं किया, ये तो मैं भूल ही गई, लेकिन खैर अच्छा बना है। पूरी की तरह तो खैर फूलेगा। देखेंगे कैसा दिखाएं, फ्रोटा दिखाएं, फ्रोटा। अच्छा, पराठों का ये है कि एक बंदा बनाता रहे और सर्व करे, क्योंकि अगर आपने बना के रख लिए तो क्या होगा कि ये आपको पता है ना कि घी की चीज़ है तो हाँ, तो ये घी पी लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। ये ज़रा मेरा पेड़ा ख़राब हो गया तो मैं इसको नए सिरे से बना रही हूँ।
अच्छा, चाहें जो लोग जिनको प्रैक्टिस है वो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप रोलिंग पिन को इस्तेमाल करें। आपने देखा आटा खिंचता है, क्योंकि मैदा है ना, एक्चुअली आटा नहीं है, मैदा है। मैदा हमेशा खिंचेगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पेड़े बना के रखे गए हैं ना, तो वो चिपक गए आपस में एक दूसरे के साथ। आपको याद है ना, मैंने स्ट्रेच होने वाला पराठा भी आपको सिखाया हुआ, लेकिन अभी जो बन रहे हैं वो वाले पराठे नहीं बन रहे, अभी तो ज़रा दूसरे पराठे हैं। अच्छा, घी ज़रा सा ठंडा हो गया, मैंने कम कर दिया था। टेम्परेचर बिल्कुल सही रखें, आपके पराठे बहुत ही बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। अच्छा, पूरी पराठे के लिए कोई ये ना सोचेंगे जी बिल्कुल गोल बनेगा तो ऐसा बनेगा वैसा, ये बिल्कुल नहीं होता ऐसा। उसका टेक्सचर जो है ना पराठे का, वो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए जी, कितने आराम से आपकी 3 उंगलियों से पराठा टूट गया। ये देखें, ऐसा नहीं है कि वो टफ हो गया और आप तोड़ रहे हैं तो वो खिंच रहा है। खिंचना नहीं चाहिए, आपकी 3 उंगलियों से ये टूटना चाहिए। मैंने इतनी अच्छी इंडिकेशन आपको बता दी है क्या पराठे की क्वालिटी होनी चाहिए। चलो भाई, ये भी हुआ। अभी मुझे चटनी भी बनानी है। खीर हमारी बस फिनिश है। इसमें ज़रा सा चाहे तो अर्क़े गुलाब डाल दीजिए। हाँ, ये कितने 2 बंदों के लिए? हाँ, घर में जब बनाएंगे तो 2 बंदों के, नहीं बस ज़्यादा ना खाएं, एक खाएं। पराठा डीप फ्राइड है ना। ईद पे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें खाई भी होती हैं। अच्छा, आप एक और चीज़ नोटिस करें, हमें बहुत ज़्यादा इसमें तेल या घी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही डाल दिया, वही काफ़ी है। ये पराठे आप नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। चलो भाई, मैं बस अब खीर देखूंगी। पराठे तो हो गए है जी। कितना टाइम है हमारे पास? चलिए जी, आ गया है ब्रेक। अब इसके बाद हम बनाएंगे चटनी और निकालेंगे अपना खाना। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को बहुत ही ईद मुबारक। और ईद का खाना भी बेहतरीन, लाजवाब, लजीज, एकदम लजीज खाना। और पराठों का तो जवाब ही नहीं है। आप लोगों ने नए स्टाइल में सीखे कि किस तरह से इनको तवे पे फ्राई किया जा सकता है, तो ये लाजवाब बनेंगे, बेहतरीन बनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ रहे हैं चटनी की तरफ। 2-3 हरी मिर्चें ले लीजिए। डिपेंड्स के हरी मिर्च कैसी वाली, मोटी हैं, पतली हैं, कौन सी हैं। अच्छा जी, ये आ गए इसमें ज़ीरा, लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च, पुदीने के पत्ते और हरा धनिया।
थोड़ा सा नमक, बिल्कुल ज़्यादा ना डालिएगा कि इस वक्त तेज़ हो गया तो फिर तो मसला हो जाएगा। अच्छा, ये इमली का पतला पानी, कोई 1/4 प्याली के बराबर इमली ले ली थी, उसको पानी में भिगोया, अच्छी तरह से उसका मसल के तो पानी ले लिया हमने उसका, और अब इसको मैं पीस लूँगी। चलिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लिक्विड नहीं ऐड करूँगी, ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, अगर गया भी तो बहुत ज़रा सा। मैं एक्चुअली इसका पल्स सेक्शन जो है उससे मैं इसको पीस रही हूँ। अब ज़रा सा पानी डालूँ, बहुत ही ज़रा सा। चलिए, चटनी हो गई है, देखती हूँ भाई। अच्छा, चटनी जैसे पीसते हैं फ़ौरन ही मुंह अंदर कर देते हैं एकदम, और फिर खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं। थोड़ा दूर होके उसके ढकने को खोलें, और उसके बाद चंद सेकंड के बाद आप देखें उसको। मैं तो बच गई अभी पीसनी है और साबुत है। चटनी अच्छी पिसी होनी चाहिए वैसे भाई, चटनी तो पिसती है सिल पे। ओहो, चलिए भाई, क्या ग्रीन कलर बना है भाई, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त है। देखें जी कितना प्यारा है, स्क्रीन पे कितना खूबसूरत नजर आ रहा होगा, है ना। देखें जी, इसको देखें। पूरा खाना मैंने दिया है, दोपहर को बनाएं, शाम को बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं, लेकिन आप ज़रूर बनाएंगे, ये मुझे मालूम है। ऐसी रेसिपी कोई नहीं छोड़ता, सबको अच्छी लगती हैं ऐसी रेसिपीज़। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, संभल के राहत, संभल के। चले जी, आ गई, एकदम डन है जी, सब कुछ बेहतरीन, लाजवाब। हर चीज़ आपको जो मैंने सिखाई है वो बहुत ही लाजवाब है। दिल खुश हो गया होगा आपका। मेरे ईद के सारे प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, अच्छे लगे होंगे। हाँ जी, अरे अभी तो मैंने बताई है अभी। हाँ, इसके अलावा बस सवालात आ रहे हैं, तो मैं वो पूछ रही हूँ कि क्या सवाल है। तो उन्होंने कहा भाई मीठा, मैंने कहा मीठा तो बता दी मैंने। अच्छा, लाल चटनी वैसे तो लाल किसी भी चीज़ से बन जाएगी, जो भी चीज़ लाल होगी, चुकंदर से बन जाएगी, केचप से बन जाएगी, लाल चटनी हो। लाल असल चटनी होती है लहसुन की, जिसमें साबुत लाल मिर्चें जाती हैं, लहसुन होता है, नमक होता है, बस चौथी कोई चीज़ नहीं होती। और उन मिर्चों को आप भिगो दीजिए, जब वो भीग के नरम हो जाएंगी तो फिर उन्हें आप पीसे। चंद जबे लहसुन के ले लीजिए, 12-14 आप ले लीजिए ये लाल मिर्चें, और नमक और पानी, बस इन तीनों को मिलाकर ब्लेंडर में डाल के पीस लें। वैसे चटनियाँ सिल पर बेहतरीन पिसती हैं, और यही वाली लहसुन की चटनी सिल पर बेहतरीन पिसती है, और हर खाने के साथ बहुत ही बेहतरीन जाती हैं। अगर आपको वाकई हेल्दी खाना खाना है तो लाल चटनी, जो ये लहसुन की चटनी मैंने बताई है, ये हरे धनिया पुदीने की चटनी, ये चटनियाँ जो हैं ये सेहत के लिए बेहद अच्छी हैं। अच्छा, हिकमत में जैसे मैं आपको बताऊं कि हिकमत में इन चटनियों के बड़े फ़ायदे बताए गए हैं कि हरी चटनी और या हो लाल चटनी, ये हमारे हाजमे के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जैसे ये हरी चटनी है, इसमें मैंने इमली डाली, हरा धनिया डाला, पुदीना, ज़ीरा, बहुत ही अहम। ये सारी चीज़ें हाजमे को बहुत ही आपके बेहतरीन कर देती हैं और खाने को हज़म करने में मदद करती हैं। खानों के साथ चटनियाँ सिर्फ जायके के लिए नहीं रखी जाती, बल्कि इसलिए भी रखी जाती हैं कि ये खाने को डाइजेस्टेबल बना दें। तो ये सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि ये आपकी दवा भी होती है। तो ज़रा सी चटनी अगर खाने के साथ खाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे लहसुन की चटनी
क्योंकि जो भी चीज़ डाली गई उसके अपने गुण हैं ना। अब इसमें जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं उनके अपने फ़वाइद हैं और उनके अपने फंक्शंस हैं। गार्लिक डाला गया है, एक तो उसके जायके को बहुत ही अच्छा करने के लिए, दूसरी बात है कि लहसुन का अपना फ़ायदा है, और इसके अलावा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लाल मिर्च। मिर्चें आपको पता है कितना फ़ायदा देती हैं। लोग कहते हैं मिर्च ना खाओ, मिर्च तो नुकसान देती है। भाई लाल मिर्चें छोड़ दो तुम तो भाई लाल मिर्च अगर छोड़ देंगे तो जिस्म में जो ये ऐसे मवाद पैदा होते रहते हैं जो कि आपके जिस्म में फसाद फैलाते हैं, यानी कि बिगाड़ पैदा करते हैं। वो लाल मिर्च होती है जो आपको फ़ायदा देती है। खाते हैं तो ख़ास तौर से जब नज़ला होता है आपके लिए लाल मिर्च दवा का काम करती है, और ये लाल मिर्च ही आपके नज़ले को ख़त्म करने में मदद करती है, और लाल मिर्च ही आपके खाने को हज़म करने में मदद करती है, और लाल मिर्च ही आपके जिस्म में जो गर्मी हो जाती है उसको कूल डाउन करने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी फ़ायदे की चीज़ें आपको मेरे प्रोग्राम से पता चलती हैं। तो जब खाना आप पकाती हैं तो जहन में ये ज़रूर रहे कि जो खाना पक रहा है वो सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इसमें टेस्ट होना चाहिए, इसकी शक्ल होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा खाना पकाने वाला शख्स जो है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आज का खाना आपको दिया है, इसमें ये सारे गुण मौजूद हैं। इस खाने में ये सारे गुण जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे मौजूद हैं। हाँ, पराठों को मैं नहीं काउंट करूँगी क्योंकि पराठा ऑब्वियसली फ्राई किया गया है और डीप फ्राई किया गया है, तो इसके सच कोई गुण नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ें जैसे हमने गोश्त को इस्तेमाल किया, उसमें मसाले डाले, उन सारी चीज़ों की मेडिसिनल वैल्यू है। और ये जैसे मैंने अभी खीर बनाई है, लड्डू की खीर, देखें जी उसकी खूबसूरती देखें ज़रा आप। खीर की ज़रा भाई मेरे दिखाएंगे कि खीर देखें जी कितनी प्यारी लग रही है, प्यालों में निकली हुई, और ये मीठा आपका बेहतरीन मीठा है, और आपके खाने के बाद खाने के लिए जो खाना मैंने दिया उसके लिए बड़ा ही सूटेबल मीठा है ये। तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन दी हैं मैंने, ओकेजन के हिसाब से दी हैं, टेस्ट के मुताबिक दी हैं, और हिकमत के मुताबिक कि जी ये आपके जिस्म में जाकर कितना फ़ायदा आपको कर सकती हैं। आप इन कबाबों को घर की चपाती से भी सर्व कर सकते हैं, तो चपाती बना लीजिए, पराठे ना बनाना चाहें तो, लेकिन खाना बहुत बेहतरीन है। इसके साथ आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं। अच्छा देखें जी, मेरा क्वेश्चन आया कि पोटली वाला यखनी पुलाव। देखो पहली बात है कि बहुत सारे अज्जा हैं, अभी बताऊंगी भूल सकती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। तो वैसे पोटली में आप लहसुन की पोथी लें, एक लहसुन की पोथी, उसकी आधी अदरक कुचल के डालें। कपड़ा ले लीजिए मलमल का, और उसमें साबुत गरम मसाला जितना भी है, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, साबुत काली मिर्च है, ज़ीरा है और दालचीनी है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के एक पोटली बना लीजिए, और साथ ही आप गोश्त डाल दीजिए, गोश्त है, चिकन है, जो भी है आपके पास, और पानी डाल दीजिए, उसको पकने दीजिए, और उस पोटली से सारा का सारा जो हमने मसाले डाले हैं उसमें से उसका सारा अर्क निकल आएगा। तो पोटली को निकाल लीजिए, निकाल कर साइड में रख दीजिए, और उसको किसी प्याले में रखिए पोटली को, और थोड़ा सा पानी डाल दिए उसके अंदर। तो उसके बाद जब वो ठंडी हो जाएगी तो फिर उसे आप निचोड़ लीजिए, और निचोड़ के जितना भी उसके एक्सट्रैक्ट है वो सारा निकाल लीजिए, और उसके बाद आप पुलाव बना लीजिए। पुलाव कैसे बनाएंगे? सो सिंपल, आपने जो मेरा तरीका है मैं वो बता रही हूँ। और आपने ऑयल या घी ले लिया थोड़ा सा, उसमें प्याज डाली, और उसको मैं ब्राउन नहीं करती। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं करती ब्राउन। वो ब्राउन प्याज का पुलाव अलग होता है, पुलाव हमेशा वाइट होता है। प्याज आप ब्राउन करते हैं तो चावलों का रंग ब्राउन हो जाता है, और पुलाव को आप वाइट ही रखें। प्याज को वाइट रखेंगे तो पुलाव आपका वाइट रहेगा। और बहुत सारे लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी ब्राउन प्याज होनी चाहिए, तो फिर वो ब्राउन पुलाव होता है। पुलाव का रंग इंटरनेशनली भी आप चेक करें, पुलाव सिर्फ वाइट होता है, उसके चावलों को सफ़ेद होना चाहिए। तो प्याज को बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जी लहसुन अदरक डाल के चले जी, बस अब इतनी रेसिपी बता सकती हूँ, अगले दिन कभी बताएंगे। चले कि आप सभी लोगों को हो बहुत ही ईद मुबारक मेरी तरफ से। बेहतरीन खाना मैंने आप सभी लोगों को दिया है, तो ये रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें। और अब मैं थक गई हूँ भाई, अब मैं जाऊँगी, मैं भी ईद मनाऊँगी, और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।